Okay, students, we are going to study today about semiconductors and semiconductor devices. What are semiconductors and why do we need semiconductors in our day-to-day life? So this is the topic that we are about to start today. So what are semiconductors and why do we need semiconductor devices? The answer simply goes that in many circumstances and in many electrical devices and electronic devices, I need a controlled flow of electron. That means I need a switching action. Okay, I want the current to switch on when this particular event happens. So I need a controlled flow of electrons. So in order to have this controlled flow of electrons, I am looking towards the semiconductor devices. Now, before coming of the semiconductor devices, we had something which was called as vacuum tubes. And students, these vacuum tubes were initially used for for all these purposes, for all these controlled flow of electrons, but they were rejected due to the fact that they were very large in size, they were very large and bulky in size, and they were only operational at very high voltages. And since they were operational at very high voltages, they used to consume large power, and they used to uh, distribute large amount of energy in the surroundings. So their use was very, very limited, restricted, and that was the reason why in the earlier days the computers used to be so huge, so large, because they were all based on these vacuum tube devices such as ENIAC, UNIVAC. These were all those old days computers which were using vacuum tubes. एंड चूंकि ये वैक्यूम ट्यूब्स काफी बड़े साइज के होते थे, जैसे कि पुराने जमाने के जो बल्ब होते थे, तो बड़ा, एक तो उनका साइज बड़ा था, और दूसरा जब वो ऑपरेट करते थे उनके लिए ऑपरेशनल वोल्टेज बहुत हाई चाहिए होता था। और अब चूंकि हाई वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो दे यूज्ड टू गिव आउट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जीज। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी जो निकलती थी, वो किसी काम की नहीं, डिसिपेट हो जाती थी। तो इसलिए ये सारे वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस हमारे लिए अनयूजेबल होने लग गए, और इसका सोल्यूशन, इसका समाधान मिला मुझे सेमीकंडक्टर्स के अमंग। तो व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? तो बच्चों, सेमीकंडक्टर्स ऐसे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स थे जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते थे। तो ये जो ग्रुप 14 या ग्रुप 4 के एलिमेंट थे, जैसे कि कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, यही सेमीकंडक्टर्स के नाम से पॉपुलरली नोन हुए। तो व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स आर ग्रुप 4 एलिमेंट्स। तो तुम बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स है। और ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स या ग्रुप 14 जो नया नॉमेनक्लेचर है पीरियोडिक टेबल्स का, तो ये जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट्स हमारे सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। और इसमें से दो बहुत पॉपुलर हुए बच्चों, एक तो ये देख रहे हो सिलिकॉन, और दूसरा है बच्चों जर्मेनियम। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो बड़े पॉपुलरली नोन सेमीकंडक्टर्स हैं, और हम इन्हीं के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में जाके पढ़ते हैं। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर्स को खास क्या बनाता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर क्लासिफिकेशन। सेमीकंडक्टर्स को की खासियत क्या है, और सेमीकंडक्टर्स किस तरह से डिफरेंशिएट हो जाता है कंडक्टर्स से या फिर इंसुलेटर्स से। तो देखो बच्चों, जो कंडक्टर्स होते हैं ज्यादातर वो मेटल्स होते हैं, और उन कंडक्टर्स की खासियत क्या होती है कि जो उनकी रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है, और उनकी रेजिस्टिविटी कुछ 10 टू द पावर ऑफ -2 टू 10 टू द पावर ऑफ -8 ओम मीटर के रेंज में होती है। वहीं पर जब हम उनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं बच्चों, तो उनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है, और उसका जो कंडक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो 10 टू द पावर ऑफ 2 से 10 टू द पावर ऑफ 8 सीमेंस पर मीटर के आसपास का होता है। तो ये तुम देख सकते हो, ये इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है मेटल्स या कंडक्टर्स की। अब उसी के कंपैरिजन में जब मैं इंसुलेटर्स की तरफ देखता हूं, तो इंसुलेटर्स को देखो, उनकी जो रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। कितनी है? 10 टू द पावर ऑफ 8 ओम मीटर की उनकी रेजिस्टिविटी है। और जब मैं उनकी कंडक्टिविटी की बात करता हूं तो काफी लो हो जाती है बच्चों, और वो कंडक्टिविटी कितनी है? वो 10 टू द पावर ऑफ -8 सीमेंस पर मीटर है। अगर तुम्हें
थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम समझ जाओगे, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई यू कैन सी दीज ऑर्डर जस्ट बिकमिंग इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, अब देखो, जब तुम सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी के बारे में स्टडी करते हो या कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हो, तो तुम पाते क्या हो कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है या उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इन दोनों के कहीं बीच में लाई कर रही है, यानी दे आर हैविंग मॉडरेट रेजिस्टिविटी एज वेल एज मॉडरेट कंडक्टिविटी। किस ऑर्डर की उनकी सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी? वो 10 टू द पावर ऑफ 5 से 10 टू द पावर ऑफ 0 ओम मीटर के रेंज की उनकी रेजिस्टिविटी होती है, और उसका ठीक इनवर्स यानी कि 10 टू द पावर ऑफ -5 से 10 टू द पावर ऑफ 0 ओम सीमेंस पर मीटर के आसपास की उनकी कंडक्टिविटी बन जाती है। तो बच्चों, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो मटेरियल्स इन बिटवीन एक इंसुलेटर्स या इंसुलेटर्स या फिर कंडक्टर्स के बीच में लाई करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो चूंकि वो इन बिटवीन लाई कर रहे होते हैं तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, या उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो हमें कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इससे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा उनका एनर्जी बैंड डायग्राम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड्स में बच्चों, जो आपसे पूछा जाता है कि भाई एनर्जी बैंड्स की डेफिनेशन क्या है, कितने तरह तरह के एनर्जी बैंड्स हैं, डिफाइन एनर्जी बैंड्स, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, and on the basis of energy band diagrams you need to differentiate semiconductors, conductors and insulators। तो अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो हम इन्हीं एनर्जी बैंड की डेफिनेशंस और एनर्जी बैंड के बेसिस पे कैसे हम डिस्टिंक्ट करते हैं इंसुलेटर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और कंडक्टर्स को फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब सबसे पहला जो चीज हमें समझना है बच्चों, वो ये समझना है कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। तो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी लेवल्स के बारे में बोर्ड की थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, तो बोर्ड की थ्योरी ने क्वांटाइजेशन के नियम के अनुसार एनर्जी लेवल्स को डिफाइन किए थे, और एनर्जी लेवल्स वो एनर्जी लेवल्स थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली रिसाइड करता है, और किसी भी एनर्जी लेवल में कोई दो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट स्पिन्स के ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ऑपोजिट स्पिन के ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे ये एक एनर्जी लेवल है, या दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल है, तो देयर आर डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स and the electrons with opposite spins can occupy any of these energy levels and they are going to reside in this energy levels. Now what happens thereafter if an electron gains some energy, okay, अगर इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से मान लीजिए कि जैसे ये कोई पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, ठीक है, और इस एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है, तो ऐसे इस लेवल्स में, एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी बाहर से कोई एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी को पाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वो अपनी इस एनर्जी स्टेट को, इस ग्राउंड एनर्जी स्टेट को छोड़ के किसी भी एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि उसको कितनी एनर्जी मिलती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके वो कहीं यहां चला जाएगा या यहां चला जाएगा, इस तरह की ये जो कॉन्सेप्ट था ये बोर साहब ने, नील बोर ने हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था। अब जब हम सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स की तरफ पढ़ते हैं तो हम एटॉमिक से एक स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सब्सटेंस की तरफ चल रहे हैं। और जब हम कोई सब्सटेंस बनाते हैं, कोई मटेरियल बनाते हैं बच्चों, तो हम वहां पर एक एटम का यूज नहीं कर रहे होंगे, तो वहां पर ढेरों एटम्स होते हैं। तो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर, ठीक है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल, तो व्हाट हैपेंस, these different energy levels from each atoms they group themselves। ठीक है, एनर्जी लेवल्स फ्रॉम डिफरेंट एटम्स ग्रुप देमसेल्व्स एंड दे फॉर्म अ बैंड। नाउ दिस बैंड इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स। तो तुम देख रहे हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे किसी भी एटम के, वो सब एक ग्रुप बना ले रहे हैं, और इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग एनर्जी बैंड्स का नाम देते हैं बच्चों। तो ये हमारे लिए एनर्जी बैंड्स हो जाते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ अब तुमसे बोर्ड में जो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो है कि डिफाइन एनर्जी बैंड। ठीक है, तो अब एनर्जी बैंड की डेफिनेशंस कैसे करते हैं हम लोग? तो एनर्जी बैंड इज डिफाइंड एज ग्रुप्स ऑफ क्लोजली, अब देखो ये कीवर्ड्स हैं, ग्रुप्स ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स
which are separated by some sort of energy gap, and this energy gap is called as forbidden gap. तो देख रहे हैं ये ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल है, ये कोई ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, और यहाँ बीच में देखो ये कुछ एनर्जी का गैप है. ये एनर्जी गैप्स वो गैप हैं जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉरबिडेड है उस एनर्जी गैप को मतलब उस जगह पर लाई करने के लिए. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो इस तरह से सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों की डिफाइन एनर्जी बैंड. अब दूसरा क्वेश्चन जो यहां से आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो बच्चों कैसे आप फॉरबिडन एनर्जी गैप को डिफाइन करेंगे? रेंज ऑफ एनर्जीज between any two energy bands which no electrons is allowed to possess. यानी वो एनर्जी जो कोई भी इलेक्ट्रॉन अलाउड ही नहीं उस एनर्जी को पोजेस करने के लिए, उस एनर्जी गैप या उन एनर्जी लेवल्स के ग्रुप को या उन एनर्जी लेवल्स की रेंज को बच्चों हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम देते हैं. तो यहां से तुम्हारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलते हैं, एक एनर्जी बैंड की और दूसरी एनर्जी गैप की. नाउ फ्रॉम हियर वी शुड मूव ऑन टू द एनर्जी बैंड डायग्राम. बच्चों की एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है, and on the basis of this energy band diagram we need to understand what are the important energy bands in semiconductors, and on the basis of those energy bands what we are going to do, we are going to classify or we are going to see the band picture of semiconductors, conductors and insulators. So let's begin into that portion now. Most importance to you all. Now, energy band diagram. नाउ बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से, सेमीकंडक्टर से, आपसे पूछा जाता है बोर्ड्स में कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, जो अभी आपने सीखा एनर्जी बैंड्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनर्जी बैंड डायग्राम डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंडक्टर, एन इंसुलेटर एंड अ सेमीकंडक्टर. तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स. तो अब ये नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आपसे बोर्ड्स में आता है. बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, वी हैव टू फोकस ऑन टू स्पेसिफिक एनर्जी बैंड्स. नाउ सबसे पहला जो एनर्जी बैंड हमारे काम का है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस एनर्जी बैंड. अब बच्चों ये वैलेंस एनर्जी बैंड क्या होता है? तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वैलेंस ऑर्बिट के बारे में. वैलेंस ऑर्बिट क्या होती थी? वैलेंस ऑर्बिट एक ऐसी ऑर्बिट थी, और ये कह दो कि द लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट विच यूज्ड टू कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, या लास्ट आउटरमोस्ट फिल्ड ऑर्बिट. ठीक है, तो अब वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल है जहां पर वो लास्ट एनर्जी लेवल है जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है. तो ऐसे एनर्जी लेवल्स का जब मेरे पास ग्रुप तैयार हो जाता है तो उसी ग्रुप को हम कहते हैं वैलेंस बैंड. तो व्हाट इज अ वैलेंस बैंड? वैलेंस बैंड हैपेंस टू बी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स which are completely filled with valence electron. Up then there comes another band which is called as conduction band. And what is conduction band? The next available energy levels का ग्रुप. तो वैलेंस शेल के बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल्स हैं उन एनर्जी लेवल्स के ग्रुप को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड. एंड डेफिनेटली कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, क्योंकि जो लास्ट ऑर्बिट था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करता था उसे हम वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस एनर्जी लेवल कहते थे. तो अब वैलेंस एनर्जी लेवल के बाद का जो एनर्जी लेवल है उसको हम कह रहे हैं कंडक्शन बैंड. एंड जनरली वो क्या होगा? वेकेंट होगा. तो देख सकते हो ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है और इस वैलेंस बैंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को तुम जनरली केमिस्ट्री में नाम इनका तुमने पढ़ रखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So you should know two bands. One is called as valence band, another one is called as conduction band. And in between these two bands, there are certain range of energies which no electron is allowed to possess. तो यहाँ पर जितनी भी range of energies है ना, उनको कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है. और यही रेंज ऑफ एनर्जीज को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप.
तो अब ये दो जो एनर्जी बैंड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपको सेमीकंडक्टर्स में, इनका यूटिलाइजेशन अब आपको करना है। तो एक एनर्जी बैंड था वैलेंस बैंड और दूसरा था बच्चों कंडक्शन बैंड। अब जैसे ही तुम बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द एनर्जी, let's say thermal energy, so what you are going to observe, the electrons used to jump from this valence energy level and goes to the conduction energy level। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर गए, कहां से जंप कर गए, वैलेंस बैंड से जंप करके कहां पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वैलेंस बैंड से पहुंचता है कंडक्शन बैंड में, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाता है, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनी है इसे हम फिजिक्स की भाषा में कहेंगे होल्स। तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी रेफर्ड बाय एज होल्स। तो जैसे जैसे किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में एनर्जी की अवेलेबिलिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहां से, वैलेंस बैंड से जंप करता है और कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। और ड्यू टू दिस एन electron will now be available in the conduction band, and as a result of this a hole is going to get created in the valence band। तो बच्चों ये जो मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का, वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का क्रिएशन। इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए आपके कंडक्शन बैंड में, और क्या हुआ, आपके वैलेंस बैंड में होल का क्रिएशन हो गया। तो जब कोई मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल बनेगा तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मिलते हैं और होल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मिलते हैं और होल्स वैलेंस बैंड में बनने लग जाते हैं। तो जब ऐसा आप होते हुए देखते हो तो आप कहते हो यार द नाउ द मटेरियल इज बिकम कंडक्टिंग। तो मटेरियल को कंडक्टिंग होने के लिए क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी इन द वैलेंस बैंड and holes की availability in, sorry, electrons की availability in the conduction band and holes की availability in the valence band। is that clear to everyone? कि कोई मटेरियल कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग होने के लिए आपको क्या देखना होगा कि क्या इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है कि नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको कंडक्शन बैंड में मिल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि मटेरियल इज कंडक्टिंग। ऑल्टरनेटिवली अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग बैंड में है तो आपके पास क्या बन गए होंगे, होल्स जनरेट हो गए होंगे वैलेंस बैंड में। तो अगर बच्चों होल्स जनरेट हो गए वैलेंस बैंड में तो भी आप कह सकते हो मटेरियल इज नाउ conducting। So I hope that you all must have understood how and when a material or a substance can become conducting। So getting the electrons in the conduction band or getting a hole in the valence band will make a material to become conducting। Now if I start talking about conductors, तो कंडक्टर्स की खासियत क्या होती है बच्चों, कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है ये दोनों बैंड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। तो अब चूंकि ये बैंड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है हर समय अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में। चूंकि इलेक्ट्रॉन हर समय अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में इसलिए मटेरियल हर समय कंडक्टिव होता है। और इस वजह से ऐसे मटेरियल्स में किसी भी तरह का एनर्जी गैप नहीं मिलता। तो इन मटेरियल्स में यानी कंडक्टिंग मटेरियल्स में एनर्जी गैप जीरो होता है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड बोथ आर ओवरलैपिंग each other and you would find electrons to be present equally as much as in the valence band as much in the conduction band। और ऐसे मटेरियल का रेजिस्टेंस भी लो होता है और कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो जैसा मैंने अभी तुमसे स्टार्टिंग में बोला था तो जो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या था 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यू कुड बी आस्क्ड टू draw energy band diagrams for conductors, insulators and semiconductors। या तुमसे अल्टरनेटिवली पूछा जा सकता है भाई एनर्जी बैंड डायग्राम बनाकर दिखाओ कि किस तरह से ये तीनों चीजें अलग होती हैं। तो अभी आपने कंडक्टर्स का एनर्जी बैंड डायग्राम देखा। अब चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर।
बच्चों इंसुलेटर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसमें आप देखोगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक लार्ज एनर्जी गैप है। ये जो लार्ज एनर्जी गैप है या जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। अब ये काफी बड़ा है एनर्जी गैप, और इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से अब जंप नहीं कर पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। दे रिक्वायर लार्ज एनर्जी सो एज टू मेक दीज इलेक्ट्रॉन्स जंप अक्रॉस दिस फॉरबिडन गैप। तो अब इतनी ज्यादा एनर्जी मिले ये पॉसिबिलिटी नहीं होता, और मटेरियल इस एनर्जी को पाने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कागज है या लकड़ी है, लकड़ी को आपने इतने एनर्जी देते इससे पहले लकड़ी क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके मटेरियल के पास काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो मटेरियल कंडक्ट नहीं कर पाता और वो उससे पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर्स में ये आप क्लियरली शो करेंगे कि दैट देयर एग्जिस्ट अ लार्ज एनर्जी गैप और लार्ज फॉरबिडन गैप, और उसकी वैल्यू को ध्यान रखिएगा। वो एनर्जी गैप कितने की है, अप्रोक्सीमेटली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का ये एनर्जी गैप होता है बच्चों। अब यहीं से जब मैं सेमीकंडक्टर्स के तरफ बढ़ता हूं, तो what happens in case of semiconductors? In semiconductors you would find that there is still an energy gap, but this energy gap is of very small order, that is approximately around 1 electron volt. अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है ना, वो जनरली बहुत छोटा एनर्जी गैप है, और उसके लिए जो रूम टेम्परेचर वो इतना सफिशिएंटली लार्ज होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा दे, कहां से, वैलेंस बैंड से निकालकर कंडक्शन बैंड में भेज दे। और जैसे ही ये होगा, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तुम क्या पाओगे कि मटेरियल हैज स्टार्टेड बिकमिंग कंडक्टिंग। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि छोटी या थोड़ी मोड़ी भी एनर्जी जो मिली, वो एनर्जी ही सफिशिएंट एनफ है इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा के कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचे, उनके करस्पॉन्डिंग्स क्या होगा, होल्स का क्रिएशन हो जाता है। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रूम टेम्परेचर में वो एनर्जी मिल जा रही है कि मटेरियल कंडक्टिंग हो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स या तो कंडक्शन बैंड में मिल जा रहे हैं या होल्स हमारे पास वैलेंस बैंड में बन जा रहे हैं। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, तुम पाओगे कि यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मिलेंगे उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर। ना कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर अगर वो 0 केल्विन के ऊपर रखा हुआ है बच्चों, ध्यान देना, अगर वो 0 केल्विन के ऊपर रखा हुआ है, तो अब क्योंकि कोई टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्योर सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है इन केस ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बीइंग इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ भी टेम्परेचर अवेलेबल है, तो अगर कुछ भी टेम्परेचर अवेलेबल है तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही कुछ भी अवेलेबल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। कहां से, वैलेंस बैंड से, और कहां पहुंच जाएंगे बच्चों, ये पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी टेम्परेचर होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिल गया, रूम टेम्परेचर मिल गया, यानी टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 0 केल्विन हो गया, तब उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स इजीली माइग्रेट कर जाएंगे, कहां से, वैलेंस बैंड से, और निकल के कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में तब मटेरियल कंडक्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें समझनी होगी कि कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल 0 केल्विन पे परफेक्टली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और रूम टेम्परेचर या किसी हायर टेम्परेचर पे ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करता है लाइक अ कंडक्टर, क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स जंप करके अब वैलेंस बैंड से निकल के कहां पहुंच गए हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं। इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला ये हो सकता है, तुमसे पूछा जा सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ conductor, semiconductors and insulator, or differentiate conductor,
semiconductors and insulators? So that is one question that you can have. Or the second question that can be asked from you all is that ki at T is equals to 0 Kelvin, how should we draw the energy band diagram? And at T greater than 0 Kelvin, draw the energy band diagram of pure semiconductors. तो T is equals to 0 Kelvin पे बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बैंड में बनेंगे, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वेकेंट रहेगा. लेकिन T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे क्या होगा, होल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ ही साथ होल्स का फॉर्मेशन वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन कहां दिखाओगे, कंडक्शन बैंड में. और ध्यान ये रखना है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में, सॉरी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में तुम दिखा रहे हो, उतने ही नंबर ऑफ होल्स तुम्हें फॉर्म करके दिखाने हैं वैलेंस बैंड में. तो ये थोड़ा ट्रिकी डायग्राम होगा व्हेन T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन फॉर a pure semiconductor. So these two questions are going to be of very importance for all of us. So kindly take care that energy band diagram के basis पे pure semiconductor at T is equals to 0 Kelvin पे कैसा दिखता है और T greater than 0 Kelvin पे कैसा दिखता है. अब आइए नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है यहां पर, वो है इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम. किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कैसा होता है. तो देखो, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसको अब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के नाम से भी जानेंगे, तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, प्योर का मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई दूसरा मटेरियल एडेड नहीं है, तो उसे हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल. और या ऑल्टरनेटिवली उसका नाम मैं क्या बुलाऊंगा, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो तुम यहां देख सकते हो, ये इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है. क्यों इंट्रिंसिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का यूज हो रहा है. यहां पे मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहा हूं. सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं. फोर्थ ग्रुप का था तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो नाउ व्हाट यू कैन सी दैट सिलिकॉन मटेरियल इज बाउंडेड विद अनदर सिलिकॉन मटेरियल वाया कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहां पर तुम देख सकते हो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है. अब इन कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये मटेरियल आपस में जुड़े हुए हैं. लेकिन जैसे ही तुम इनको कोई टेम्परेचर देते हो, कोई थर्मल एनर्जी देते हो, बाहर से प्रोवाइड करते हो कोई थर्मल एनर्जी, तो जैसे ही तुम इनको कोई थर्मल एनर्जी दोगे तो क्या होगा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड्स अब ब्रेक कर जाएंगे. और जैसे ही बच्चों ये बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ का ये बॉन्ड अगर टूट गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया और ये मूव करने लगा. ये वही इलेक्ट्रॉन्स है जो वैलेंस बैंड से जंप करके कहां जा रहा था, कंडक्शन बैंड में. तो जैसे ही तुमने एनर्जी प्रोवाइड करी बाहर से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फ्री हो जाएंगे. और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उनको कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स. अब ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री है, हियर एंड देयर जाने के लिए फ्री है. और जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया उस जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो देयर इज नाउ द वैकेंसी हैव बीन फॉर्म्ड. तो in pure semiconductor materials what happens, in pure semiconductor materials what is going to happen, the bond is breaking. Now due to the bond, covalent bond that breaks, electrons becomes free, you get a thermally generated electrons, and thus the material now becomes conducting due to the formation of free electrons or the generation of होल्स इनसाइड द मटेरियल. तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होते ही तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ होल्स बनने लग जाती है. और अब तुम कह सकते हो कि मटेरियल क्या हो गया है, मटेरियल हैज बिकम कंडक्टिंग. तो ये तो था एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ऑफ एनी प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ उसी तरह का जैसा अभी हम लोग पढ़ते चले आए. जैसे ही इसके पास टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जंप करने लग जाता है. कहां से,
वैलेंस बैंड से निकल के कहां पहुंच रहा है, कंडक्शन बैंड में। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का ये जो माइग्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो जंप करके पहुंच रहे हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, उसकी वजह से क्या है, हमारे पास होल्स की अवेलेबिलिटी होनी चालू हो गई है कहां पर, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कहां पे हो गई है, कंडक्शन बैंड में। तो जैसे जैसे तुम्हें तो बच्चों जैसे जैसे तुम थर्मल एनर्जी देते हो, थर्मल एनर्जी के मिलते ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड goes into the conduction band, thereby creating a hole in the valence band and an electron in the conduction band. And that is how the energy diagram of any intrinsic semiconductors is going to look like whenever there is available some sort of thermal energy. और इस केसेस में मतलब इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में खासियत क्या होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और सारे के सारे प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हैं उन्हें आप इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, कैसा दिखता होगा इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। ये सब कुछ भी आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम शेयर दिस पर्टिकुलर डायग्राम। नाउ इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो इस बात की हो जाती है कि भाई तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो रहे हैं ये सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। यानी अगर तुम इनको थर्मल एनर्जी दोगे तब ये बॉन्ड्स टूटेंगे, और जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़ेंगे, होल्स का क्रिएशन होगा वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो ओवरऑल इन सच टाइप ऑफ pure type of semiconductors, the first limitations come is that these semiconductors are heavily temperature dependent. The second thing is that the number of these electrons or holes that are being created are very very low. ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का क्रिएशन हो रहा है वो नंबर काफी स्मॉल होता है, इसलिए ऐसे मटेरियल्स की कंडक्टिविटी भी काफी कम होती है। तीसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ होल्स जनरेट हुए हैं ये हमेशा बराबर होता है, इसलिए किसी का भी डोमिनेंस नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, सो देयर इज नो प्रीडोमिनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल, एंड व्हिच इज गोइंग टू लिमिट द यूजफुलनेस ऑफ सच मटेरियल। तो अब इन तीन लिमिटेशंस के चलते हुए हम लोग करते क्या है, हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में किसी ना किसी तरह की एक इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, और ये जो इंप्योरिटी तुम लेते हो ये नेबरिंग ग्रुप से लेते हैं। और जब आप इंप्योरिटी ऐड कर देंगे इस प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, तो जो नया सेमीकंडक्टर मिलेगा उस सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इंप्योरिटीज जो तुम ऐड कर रहे हो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डोपिंग का। अब बच्चों यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डोपिंग। तो जब प्रोसेस है इंप्योरिटी एटम को ऐड करने का, लेकिन कैसे, इन कंट्रोल्ड मैनर। तो अब बच्चों ध्यान रखना है तुम्हें कि ये जो टर्म है ये कीवर्ड हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इंप्योरिटी एटम इन अ कंट्रोल्ड मैनर फ्रॉम द नेबरिंग ग्रुप। अब बच्चों याद होगा तुम्हें, अभी मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो फोर्थ ग्रुप का है। तो अब उसके नेबरिंग ग्रुप क्या हो गए, थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप। तो यहां पे तुम देख सकते हो ये फोर्थ ग्रुप है और उसके नेबरिंग ग्रुप ये रह गए थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप। तो अब अगर आप थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप से कोई भी एटम चूज कर लें, जैसे कि बोरॉन चूज कर लें या एल्युमिनियम को चूज कर लें या फिफ्थ ग्रुप से फास्फोरस को चूज कर लें, तो इन एटम्स को चूज करके जब आप किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ ऐड अपॉन कर देते हैं तो वो मटेरियल, अब वो ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल
अब आपका बन जाता है एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। और ये जो प्रोसेस था एडिशन ऑफ इंप्योरिटी एटम इन कंट्रोल्ड मैनर फ्रॉम द नेबरिंग ग्रुप, किस लिए? सो एज टू इंप्रूव इट्स कंडक्टिविटी। किस लिए ऐड कर रहे हैं? सो एज टू इंप्रूव इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारे कीवर्ड्स मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दे रहा हूं, तो प्लीज टेक केयर अबाउट दीज टर्म्स। यहां पर वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि डेफिनेशंस आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल, सो स्टार्ट लर्निंग दीज डेफिनेशंस। So what is doping? The process of adding an impurity atom is called as doping, keeping those keywords into your mind. Now, जो impurity atom तुमने add किया, इन impurity atoms को हम लोग कहते हैं dopant atoms। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया, या तो तुम थर्ड ग्रुप से ले सकते थे या फिफ्थ ग्रुप से ले सकते थे, यानी तुम्हारे पास impurity atom पेंटावेलेंट हो सकती थी या फिर ट्राइवेलेंट हो सकती थी। तो डिपेंडिंग अपॉन which group you have chosen, we will have two types of extrinsic semiconductors, ठीक है? तो extrinsic semiconductors are of two types. What are those two types? एक जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम से आ रहा है, फिफ्थ ग्रुप वाला, एक वो जो थर्ड ग्रुप से आ रहा है। जो फिफ्थ ग्रुप से आ रहा है उसको अब आप कहोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और जो थर्ड ग्रुप से आ रहा बच्चों वो कहलाएगा अब आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अब हम लोग ये बात को समझेंगे, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, व्हाट आर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। डोपिंग की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। कितने तरह के डोपेंट एटम्स हो सकते हैं? तो दो तरह के हो सकते हैं, वो पेंटावेलेंट हो सकते हैं या फिर ट्राइवेलेंट हो सकते हैं, ठीक है? अब कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं इन डोपेंट एटम की। अब वो क्या प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है डोपिंग करते टाइम? सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखना है या ध्यान में रखना है कि जो डोपेंट एटम ले रहे हो वो इजिली कैन टेक प्लेस द पोजीशन ऑफ सेमीकंडक्टर एटम इन द लैटिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लैटिस को ही तोड़ दे, शुड नॉट डिस्टॉर्ट, ठीक है? तो वो डोपेंट एटम शुड इजिली occupy the position of semiconductor atom in the crystal lattice. It should not distort the crystal lattice. Size of the dopant atom must be comparable with the size of semiconductor atom. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है कि जो एनर्जी लेवल है डोपेंट एटम का, वो या तो हाईएस्ट वैलेंसी एनर्जी, वैलेंस एनर्जी सेल के बराबर होना चाहिए, या फिर लोएस्ट कंडक्शन एनर्जी लेवल के बराबर होना चाहिए। तो दो बातें ध्यान में रखनी है, जो भी डोपेंट एटम तुम यूज कर रहे हो उसका जो एनर्जी लेवल है, वैलेंस एनर्जी लेवल है, वो वैलेंस एनर्जी लेवल या तो सेमीकंडक्टर एटम के हाईएस्ट वैलेंस एनर्जी लेवल के बराबर हो, या फिर उसका जो डोपेंट एटम का जो वैलेंस एनर्जी लेवल है वो लोएस्ट कंडक्शन एनर्जी लेवल ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम के बराबर हो। जब ये चीज होगी तभी वो एटम हमारा डोपेंट एटम बन पाएगा। तो डोपेंट एटम बनने के लिए तीन चार प्रॉपर्टीज हैं जो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज मैंने लिस्ट कर दी हैं। अब इन चारों प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट क्राइटेरिया शुड बी remembered or should be taken in consideration while choosing a dopant atom, so these are specific criteria that one should keep in mind while choosing any dopant atom. So this is the place where we are going to stop our discussion for today. Next turn we are going to study specifically about two different types of extrinsic semiconductors, that is p type and n type. Is that clear to all of you?